नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में कैसे पाकिस्तान के खिलाफ वहां की आवाम का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया है, कैसे पाकिस्तान ने यहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं और किस तरह यहां पाकिस्तान पीओके की आवाज का दमन कर रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है वॉशिंगटन में। नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात क्यों अहम मानी जा रही है? क्या इससे पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आ सकती है? साथ ही आपको दोनों इलाकों का ताजा अपडेट भी बताएंगे। इसके अलावा बात होगी जापान में आए बड़े भूकंप की, होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान के साथ इन खबरों का हम विश्लेषण भी करेंगे। और खासकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चिंता पैदा करने वाली हैं। वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां पर कई लोगों की हत्या कर दी है और यह हत्या इसलिए की है क्योंकि वो लोग आवाज उठा रहे थे अपने हक की। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे और आइए अन्य खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से कराहता पीओके, प्रदर्शनकारियों पर खोल दी AK-47, 19 की मौत। भारत ने की कड़ी निंदा, कहा शोषण और दमन से बिगड़े हालात। कथित चुनावी एक्सरसाइज कब्जे को नहीं बना सकती वैध। युद्ध के मैदान में गोलाबारी थमने के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात। ईरान समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। तुर्की को F-35 जेट देने की योजना पर ट्रंप ने कहा, कोई मुझे ना बताए किसे क्या बेचना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस मजबूत करने पर जोर। व्हाइट हाउस ने कहा शांति की कोशिशों पर होगी चर्चा। रूस ने कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर हमले को बताया ईरान पर वार। ईरानी विदेश मंत्री की सऊदी अरब और ओमान के समकक्ष से बात। क्षेत्र के ताजा हालात पर चर्चा। हॉर्मुज को लेकर नया फॉर्मूला। ओमान ने ईरान को दिया साझा प्रबंधन का प्रस्ताव। ट्रंप बोले बातचीत अच्छी दिशा में। 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटकों से थर्राया जापान। कई लोगों के घायल होने की खबर। कुमामोटो के तटीय शहर उटो के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। सेंदाई परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर हिंसा और विरोध की आग में सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है, जबकि भारत ने हालात पर गंभीर चिंता जताई है। आखिर पीओके में विरोध क्यों भड़का? प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं और वहां के ताजा हालात क्या हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता, मासूमों पर AK-47 से निशाना और पिस गई लाशें। अधिकारों के बदले मिली मौत। पीओके में विरोध प्रदर्शन के 52वें दिन हालात बेहद भयावह हो गए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC
और प्रशासन के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को मुजफ्फराबाद की ओर से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान रावलाकोट समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल और लापता हैं। अधिकार मांग रहे बेगुनाहों की हत्या का ये घिनौना खेल तथा कथित विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया। भारत ने पीओके के बिगड़ते हालात को पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन का परिणाम बताया है। भारत ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़े जा रहे जुल्म के पहाड़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीओके में चुनावी ड्रामे के खेल को खुद वहां की पार्टियां ही उजागर कर रही हैं। पीपीपी और पीएमएलएन एक दूसरे पर धांधली और वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई और स्थानीय लोगों के संगठन जेएसी ने तो पहले ही कथित चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। हिंसा का खूनी तांडव रावलाकोट की ईदगाह मैदान से लाखों लोगों के मुजफ्फराबाद कूच के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों का जत्था जैसे ही चिनार चौक तक पहुंचा, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी यानी फ्रंटियर टास्क फोर्स के जवानों ने बेगुनाह प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 घंटे रुक कर पाकिस्तानी रेंजर्स जमकर प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां बरसाते रहे और आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन पाकिस्तानी सेना के दमन और अत्याचार का सिलसिला यही नहीं रुका। पाकिस्तानी सेना ने अपना जमीर बेचते हुए मासूम घायलों पर भी कहर बरपाया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भी मैसर नहीं, क्योंकि जख्मों पर मरहम लगाने वाले केंद्र रेंजर्स की छावनी बन चुके हैं। सितम तो यह है कि घायलों को अस्पताल में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। गोलियों की आवाज के बीच पीओके के प्रदर्शनकारी मोहम्मद अकील ने पाकिस्तानी रेंजर्स की क्रूरता की गवाही दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया से मदद की अपील की। मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे बेहद साफ हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई हो, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 महीनों से जारी आंदोलन में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जहां इस मुद्दे पर खामोश है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी मानो इस मामले पर सांप सूख गया है। और आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्ज़ा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यही है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने देखी और क्या कुछ वहाँ पर पीओके में चल रहा है वो भी हमने दिखाया। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। सर, यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात हैं, मैं कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने नागरिकों के साथ में किस तरह से बिहेव करती है। वो जैसे बलूचिस्तान में देखिए वो क्या किया, खैर पख्तून में देखिए वो क्या कर रहे हैं अपने सिटीजन्स पे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का हिस्सा है, इसमें जो काम किया जा रहा है, वो कहते तो हैं कि वो हमारे हैं, लेकिन वो मानते नहीं है उनको अपना, क्योंकि ना तो उनको जो
कोई जो आज़ादी है उनकी कोई उनको देते हैं, पॉलिटिकल जो उनको कंट्रोल जो है पूरी फेडरल गवर्नमेंट का है। नाम के लिए वहाँ पर इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते, दिखावा करते हैं वो कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, उसमें जो धांधली हो रही है। दूसरा, उनको खाने के लिए वो मांग क्या रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं भाई हमें जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए, कि हमें जो है अपनी जो पॉलिटिकल हमें स्वायत्तता दीजिए ताकि हम अपने आप को रन कर सकें। और हाँ, जो उनके अधिकार हैं, जैसे वहां पे हाइड्रो पावर का होता है, उसके प्रोडक्शन होता है, उसकी रॉयल्टी चाहिए, वो मांग रहे हैं। अनाज के लिए मांग रहे हैं कि जो गेहूं आप देते हैं, आटा देते हैं, उसकी कीमतें सही कीमतों पर उनको मुहैया कराई जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी मदद की। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत साफ साफ कहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको उल्टा उनसे छीना जा रहा है। और छीन करके उसको कहां ले जा रहे हैं, वो पंजाब में ले जा रहे हैं, जो कि उनको बहुत बड़ा, क्योंकि सारी आर्मी वहां की है, तो वो उसको जो है इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। इसीलिए वहां पर जो लोग रहने वाले हैं उनका आक्रोश है इस पर कि वो कि भाई जो हमारी हक है वो तो हमें दीजिए, कम से कम उसको दीजिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं इतनी बर्बरता के साथ में उनके साथ में बिहेव कर रहे हैं। आज ही अभी काफी पढ़ रहा था मैं, 20-21 लोग शायद उनकी मौत हुई है, क्योंकि वो इतने परेशान आ चुके हैं इनके अपने पुराना से, वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, कि वो जबकि इतना जबरदस्त पुलिस का अरेंजमेंट है, सब कुछ है, उसके बावजूद निहत्थे लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके ऊपर गोली चलेगी, उसके बावजूद वो जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इलेक्शंस में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एकदम तो मतलब का नाम के लिए इलेक्शन है, क्योंकि उसमें जो धांधलेबाजी हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया हुआ है कि 12 सीट जो है नॉमिनेट करती है फेडरल, इतनी छोटी सी तो असेंबली है, तो सारा कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट का है। तो ये जो हो रहा है वहां पे, बहुत समय से वहां हो रहा था, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं ना, इंतहा हो चुकी है। तो वो नतीजा हमें दिख रहा है कि लोग और परेशान हो बड़े अचरज की बात है कि इसमें जो रिजर्व सीट की वो बात करते हैं, वो वोटिंग करवाते हैं खैबर में, पंजाब में, और अपने मनपसंद के लोगों को यहाँ बिठाते हैं। उसके बाद संख्या बल के हिसाब से अपनी मनपसंद यहाँ पर रिजीम को यहाँ पर बिठाते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि वही बात आप मैं कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से इन्होंने वहां का सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको अपने जो नुमाइंदे चुनने का अधिकार है वो तक उनको नहीं दिया हुआ, उसको भी वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो सरकार वहां बनेगी वो जो फेडरल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखेगी। तो वो नहीं चाहते सबको होने देने के लिए, और इसीलिए ज्वाइंट एक्शन जो अवामी कमेटी बनी, एक्शन कमेटी बनी है, उन्होंने उसका बाइकआउट किया है इलेक्शन का। तो इलेक्शन तो है ही नहीं, बेकार नाम के लिए उन्होंने इलेक्शन किया, और इसीलिए उन्होंने इतना जबरदस्त पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, पुलिस और आर्मी को इतना लगाया हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है निहत्थे लोगों के ऊपर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती है आम, वो उन्होंने वहां पे काम किया है। तो वो दिखाता है कि जो वहां की सरकार है पाकिस्तान की या आर्मी के हुक्मरान है, वो आम जनता से, निहत्थे आम जनता से कितना डरते हैं, कि उनको एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने तक का अधिकार नहीं दे रहे हैं। और वो इतनी जबरदस्त प्रेजेंस होने के बावजूद वहां पर इलेक्शंस उन्हें कई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टपोन करने पड़े, कई जिलों जी, क्योंकि इलेक्शन तक वो नहीं प्रॉपरली करा पा रहे हैं। और उसके बाद में वो इलेक्शन रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, कहेंगे कि हमारा ये जीत गया, जो उनके अपने नुमाइंदे हैं उनको दिखा देंगे कि हम जीत गए। और खुद जो पीटीआई है या उसके अलावा हम पीपीपी की बात करें तो वो पीएमएल-एन पर कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा रही है कि बड़ी संख्या में रिगिंग भी की है इन्होंने वहां पर। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन जिस तरह से करा जा रहा है, इतनी धांधलेबाजी वहां पर हो रही है कि ओपनली हो रही है वहां पर, जबकि वो अपोजिशन पार्टी खुद वहां की बोल रही है। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि जब वहां की जनता इधर कश्मीर में देखती है कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जोजिला टनल का यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया जा रहा है, और वहां क्या कुछ हो रहा है, तो इसका कितना फर्क पड़ता है उनकी जो मानसिकता पर? बहुत अंतर पड़ता है इस बात का, क्योंकि उनको देखिए, कश्मीर जो हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, वो लोग भी देखते हैं कि भारत में जो भारतीय कश्मीर, भारत में जो है कश्मीर,
उसमें वो लोग जो है भारत सरकार या लोग जो है कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है, इवन प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपने अभी जोजिला के बारे में बात की, पावर स्टेशन इतने बन रहे हैं ताकि पावर की वहां सप्लाई हो, इंडस्ट्री वहां की डेवलप की जा रही है। तो वो इसीलिए वहां पर डिमांड उठ रही है। वो जो है वहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी लोग वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में कोई मतलब ही नहीं है आपके साथ, हम भारत की तरफ हैं, भारत के साथ। ठीक है सर, तो ये डिमांड उठ रही है। ठीक है। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी जंग, 3 सबसे अहम चेहरे और एक ऐसा मंच जहां से वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय हो सकती है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से होने जा रही है। एक तरफ ईरान और मध्य पूर्व का संकट है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इन बैठकों से शांति की राह निकलेगी या फिर दुनिया में टकराव का नया अध्याय शुरू होगा। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तबाही मचाती दुनिया की 2 बड़ी जंगें और उसके 3 किरदारों की अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बड़ी बैठक हो रही है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अमन का कोई संदेश आएगा या युद्ध की आग और धधकेगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और यूक्रेन से जुड़े विवाद एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं और दोनों नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात तब हो रही है जब ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोक रखा है। दोनों की बैठक का मुख्य फोकस ईरान से जुड़े हालात, लेबनान के साथ चल रही बातचीत और अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने पर होगा। वाशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ईरान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा मजबूत करना और क्षेत्र में शांति का दायरा बढ़ाना उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं की 8वीं आमने सामने की मुलाकात होगी। उधर ईरानी मोर्चे पर सीधे हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों पर ड्रोन हमले जारी हैं। पिछले 2 दिनों में इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब में ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। इराक में हुए 4 ड्रोन हमलों के बाद कई जगहों पर आग लग गई। 2 दिन में जॉर्डन ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने भी जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। सऊदी के मुताबिक इराक से उसके तेल ठिकानों पर अटैक हुआ, जिसे विफल कर दिया गया। इसके लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने सऊदी पर हुए हमलों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सऊदी अरब और ओमान से बातचीत की है। फोन पर हुई बातचीत में क्षेत्र के ताजा हालात और दोनों देशों के साथ रिश्तों पर चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी बैठक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हो रही है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक इस बातचीत का केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें होंगी। ट्रंप का मानना है कि अब इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी करेंगे। वहीं बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि एंटी बैलिस्टिक डिफेंस और अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन हाल के दिनों में रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। रूस के कई इलाकों में तेल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के नेता ट्रंप को किस हद तक अपने पक्ष में प्रेरित कर पाते हैं।
सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो महत्वपूर्ण मुलाकातें सर। पहली मुलाकात अगर हम बात करें नेतन्याहू और ट्रंप की, तो किस तरह से इस मुलाकात को देखते हैं? क्या इससे कोई सकारात्मक हल निकलेगा आने वाले समय में? चंद्रशेखर जी, बड़ा अच्छा सवाल है आप कि सकारात्मक कोई नतीजा निकलेगा इसका देगा। बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उद्देश्य हैं और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो उद्देश्य, उसमें थोड़ा सा गैप है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि एकदम जो है लड़ाई बंद हो जाए और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे। ये सबसे बड़ा इस वक्त उनका मुद्दा बन गया। न्यूक्लियर जो इशू है वो एक पीछे चला गया, या बैलिस्टिक मिसाइल वाली जो था कि जिसके बारे में शुरुआत में कहा गया था, वो उनके पीछे चला। लेकिन नेतन्याहू के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंपॉर्टेंट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की नस्तनाबूद करना, और दूसरा मिसाइल्स और ड्रोन की जो कैपेसिटी है उसको पर वो करना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो वहां पे थोड़ा इनका गैप आ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कुछ भी कहें, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। इंटेलिजेंस, मिलिट्री सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब तरह का उनको सपोर्ट अमेरिका के ऊपर वो डिपेंडेंट। तो वो क्या जो मीटिंग जो हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो अपनी लीडरी भी रखना चाहते हैं, वो कंट्रोल भी रखना चाहते हैं इवेंट्स के ऊपर। इसलिए इजराइल को उन्होंने अटैक करने से इस बार जो पिछले 12 दिन की लड़ाई हुई, उसमें एक बार भी ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक नहीं किया, केवल अमेरिका ने कंट्रोल वे में। तो लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है केवल लेट मी कम बैक ऑन लेटर ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इसी पर अगर कहूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नैरेटिव है वहां ईरान के बात में, उसको पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और उसको लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने अटैक नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं अभी बातचीत का रास्ता। ठीक है सर, समय कम है। ये जो ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, इसको कैसे देखते हैं आप? ज़ेलेंस्की की बात यह है कि ज़ेलेंस्की अपने आप को पूरी तरह से ईरान वार में भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, कैस्पियन सी, क्योंकि ईरान रशिया के बीच में ट्रेड चल रहा है, और कुछ खबरें हैं, कितनी सही है कितनी गलत है मेरे को ये नहीं मालूम, लेकिन ये एलिगेशन है कि वहां से ईरान से आर्म जा रहे थे रशिया, और रशिया भी सप्लाई करता है, और उसको जो है अटैक किया यूक्रेन ने उनके उस जहाजों के ऊपर। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि मैं ईरान युद्ध में, ईरान के साथ जो अमेरिका की लड़ाई है, उसमें भी मैं आपके साथ में साथ काम कर रहा हूं। तो मैं जहां भी आपको जरूरत है मैं वहां आपके साथ में हूं। तो इसलिए आप मेरी मदद भी, रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसको मदद कीजिए, क्योंकि उनको जो रिक्वायरमेंट है आर्मामेंट, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें थोड़ा पीछे मना कर रहे थे, तो उसको वो चाहते हैं कि वो अमेरिका उनके साथ में सपोर्ट में खड़ा। ठीक है सर। तीसरा सर, संक्षेप में बताइएगा, ये हॉर्मुज़ को लेकर के जो ईरान और ओमान की बातचीत हो रही है, ये किस तरह की बातचीत है? क्या अमेरिका को पसंद आएगी ये? लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको वेलकम किया है। अभी तो कहा है, जो ईरान, सऊदी अरब और ओमान की बातचीत होती है, और ये चल रहा है कि जॉइंट एग्रीमेंट, ये ईरान ने पहले प्रपोजल किया था ओमान और ईरान मिलकर के इसको जॉइंटली में जो जहाज है, और वही बात अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे को अच्छी प्रोग्रेस लग रही है। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो रुकावट आई हुई है जहाज की, उसका रास्ता खुल जाए। हालांकि ये देखना होगा कि वहां पर टोल लगेगा नहीं लगेगा, इसको लेकर के देखना होगा क्या कुछ बातचीत होती है। सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
मंगलवार दोपहर जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू पर कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि भूकंप में कम से कम 50 लोग घायल हो गए और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद कुछ रिहायशी इलाकों में आग भी लग गई। कुमामोटो में सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं भूकंप के बाद सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी की, हालांकि इसे बाद में वापस ले लिया गया। यह भूकंप कुमामोटो के पश्चिमी इलाके में आया, जो टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। म्यांमार की सेना समर्थित संसद ने मंगलवार को एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें ऑनलाइन स्कैम सेंटरों में लोगों को जबरन काम कराने, हिरासत में रखने या हिंसा के जरिए मजबूर करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। एंटी ऑनलाइन स्कैम बिल को राजधानी नेपिडा में संसद के संयुक्त सत्र में मंजूरी दी गई। मंजूर किए गए कानून में मृत्युदंड का प्रावधान बरकरार रखा गया है। फ्रांस में अब साल की चौथी बड़ी हीट वेव का सामना करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दक्षिण पश्चिमी इलाके में बढ़ते तापमान और बेहद सूखे हालात ने बोर्डो क्षेत्र में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे कर्मियों पर दबाव बढ़ा दिया है। बोर्डो में दिन के समय तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जो साल 1961 और 1990 के बीच के औसत अधिकतम तापमान से लगभग 7 डिग्री ज्यादा है। ताइवान अगले महीने होने वाले सालाना अभ्यास में हथियारों की प्रोडक्शन लाइनों को दूसरी जगह ले जाने और आम लोगों के इस्तेमाल वाली फैक्ट्रियों को मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बदलने का परीक्षण करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अगर चीन के हमलों में सप्लाई हब पर असर पड़ता है तो भी लड़ाई जारी रखी जा सके। सोमवार तड़के नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी कदुना राज्य के एक गांव पर हथियारबंद लोगों के हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए। गांव के मुखिया के सचिव डोगोन राणा ने बताया कि बंदूकधारी गांव में घुस आए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घरों में आग लगा दी। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं, जबकि इस हमले में 4 अन्य लोग घायल हो गए। नाइजीरिया ने दक्षिण अफ्रीका से आग्रह किया है कि वह अपने देश में नाइजीरियाई और अन्य अफ्रीकी प्रवासियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाए। नाइजीरिया ने कहा कि बार बार होने वाली हिंसा से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। ये टिप्पणियां अबुजा में नाइजीरियाई अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड लामोला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के दौरान की गयी।